इस कार्यक्रम का विषय है चार्टर्ड अकाउंटेंसी यानी सीए के क्षेत्र में करियर की संभावनाएं। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में उपस्थित है स्वयं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी सीए शालीन सूद जी। शालीन सूद जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले कि हम सीए के क्षेत्र के बारे में आगे बढ़ें कि किस तरह से इसमें करियर बनाया जा सकता है, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को बताएं कि सीए जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी है ये क्या होती है। सर देखिए, बेसिकली जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं वो मेंबर्स हैं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के। जी। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जी। जो सीए प्रोफेशन को गाइड करती है, रेगुलेट करती है। जी। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अलग अलग चीज़ों पे एडवाइस भी करती है। बिल्कुल। अगर हम इसको थोड़े से माइक्रो लेवल पे आए, मैक्रो से, तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जो एक एंटिटी के सारे फाइनेंसेस वगैरह हैंडल करते हैं, फाइनेंशियल एडवाइस देते हैं, फंड मैनेजमेंट बोल सकते हैं जी। और बेसिकली फाइनेंस से रिलेटेड जो भी चीज़ है उसमें उनका बहुत बड़ा रोल रहता है। जी, आपका कहने का मतलब है कि चाहे वो एक छोटा सा बिजनेस हो या बड़े से बड़े कोई कंपनी हो या फिर गवर्नमेंट का ही बिजनेस क्यों ना हो, जी बिल्कुल, उन सभी में जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट की जो भूमिका रहती है। और एक वित्तीय लेखांकन की अगर हम बात करें और बजटिंग की बात करें, फाइनेंस की बात करें, आपने जो बताया है जी, ये सभी कार्य जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के रहते हैं। जी बिल्कुल। तो आप बताएं कि इसके लिए क्या योग्यताएं रहती है चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए। देखिए जी, मिनिमम क्वालिफिकेशन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए है 10+2। जी। ये आप काफ़ी हैरान होंगे कि एक 10+2 का एक छात्र भी जी। सीधा चार्टर्ड अकाउंटेंसी के लिए शुरुआत कर सकता जी, है, एक उच्च स्तर तक पहुंच सकता है। जी, लेकिन ये सही बात है। जैसे ही आपने 10+2 करी है, जी, अगर आपका रुचि है इस कोर्स की तरफ, तो आप हमारे इंस्टीट्यूट के साथ टाई अप रजिस्टर कर सकते हैं। जी। कौन से इंस्टीट्यूट के साथ? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के साथ। तो उसके लिए कोई विशेष योग्यता की ज़रूरत होती नहीं, है या उसके- फिर किसी भी स्ट्रीम का स्टूडेंट हो? जी, किसी भी स्ट्रीम का स्टूडेंट, चाहे वो आर्ट्स का स्टूडेंट हो, चाहे कॉमर्स का स्टूडेंट हो। जी। वैसे अगर कॉमर्स का स्टूडेंट रहेगा तो उसके लिए थोड़ा फ़ायदेमंद रहेगा, जी। क्योंकि थोड़ा सा एक बेस, एक बैकग्राउंड जो है वो एक कॉमर्स का स्टूडेंट का थोड़ा ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली एक आर्ट्स के स्टूडेंट से। तो उनके लिए ज़्यादा अच्छा हाँ, रहेगा। लेकिन अगर हम रिक्वायरमेंट की बात करें तो एक आर्ट्स का स्टूडेंट भी चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स कर सकता है। जी। तो 10+2 के बाद 10 वो जमा 2 शुरुआत के कर सकता बाद है। जब सबसे पहले उसको रजिस्टर होना पड़ेगा हमारे इंस्टीट्यूट के साथ, जी, बोर्ड ऑफ स्टडीज़ के साथ, बिल्कुल। है ना। फिर उसके बाद चार्टर्ड अकाउंटेंसी के बेसिकली 3 लेवल्स रहते हैं हमारे। जी, तो 3 लेवल पे इसकी शुरुआत होती है हाँ और जी। तब जाके चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं। पहला लेवल कौन सा होता है? देखिए सर, पहला लेवल हमारा सीए फाउंडेशन का रहता है। जी। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा। हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंसी के 2 रूट्स होते हैं। जी। एक होता है डायरेक्ट रूट जी, और एक होता है फाउंडेशन रूट। बिल्कुल। अब डायरेक्ट एंट्री में क्या रहता है कि एक छात्र जो हमारी ग्रेजुएशन ऑलरेडी कर चुका है जी, वो डायरेक्ट रूट के लिए जाता है। बिल्कुल। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले बताया, एक 10+2 वो फाउंडेशन रूट के थ्रू जाता है। तो पहले हम बात करते हैं फाउंडेशन रूट की, जो आपका सवाल भी था। जी, बिल्कुल। जैसे एक छात्र ने 10+2 करी तो उसके बाद वो फाउंडेशन रूट से जाता है। बिल्कुल। ये सबसे पहले उसे देना पड़ेगा फाउंडेशन का एग्ज़ाम। हमारे बीओएस के साथ रजिस्टर होने के 6 महीने के बाद, कोई ऐसा पीरियड है 6 महीने, तो वो फाउंडेशन एग्ज़ाम दे सकता है। उसके बाद वो एग्ज़ाम ऑनलाइन होता है या ऑफलाइन होता है? ये एग्ज़ाम ऑफलाइन होता है जी। जी, और इसमें 4 अलग अलग एग्ज़ाम्स होते हैं जी। फाउंडेशन में। इसमें से एक विषय हमारा रहता है अकाउंटेंसी का, जी। एक रहता है इकोनॉमिक्स का, जी, एक रहता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, बिल्कुल। जो मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स से, मतलब। और एक हमारा रहता है बिजनेस लॉज का। बिल्कुल। तो ये 4 एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद जी, एक छात्र फाउंडेशन क्लियर कर लेता है, बिल्कुल। और उसके बाद वो आगे जाता है जो नेक्स्ट लेवल है इसमें, सीए इंटरमीडिएट, तो जिसको हम उसके लिए जो IPCC एग्ज़ाम क्लियर करने का क्राइटेरिया है उसमें कुछ 50% नंबर आने चाहिए या फिर कोई ऐसा कोई क्राइटेरिया है कि इतने मार्क्स लाना बहुत ज़रूरी जी है? बिल्कुल ऐसा है। उसमें 2 क्राइटेरियाज हैं जी, कि हर एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट में 50% अंक वो ज़रूरी है, जी, और एक एग्रीगेट में 40% अंक वो भी ज़रूरी है। दो भी ज़रूरी है। जी, जी। तो उसके बाद फिर इंटरमीडिएट कोर्स की तरफ। उसके बाद इंटरमीडिएट कोर्स। इंटरमीडिएट कोर्स में फिर हमारे 2 ग्रुप्स में विभाजित हो जाता है जी। ग्रुप 1 और ग्रुप 2। जी। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में दोनों में 8-8 एग्ज़ाम होते हैं। जी।
ये बेसिकली जो एक छात्र फाउंडेशन में करके आता है उसी को एक डाइवर्सिफाइड रूप दे दिया जाता है जी उसी को एक इलेबोरेट कर दिया जाता है जी। और खैर फाइनल में भी यही होता है कि शुरू वहाँ पे एक छोटे लेवल पे होता है फिर और बड़ा हो जाता है फिर तो एक विस्तार पूर्वक उन्हें पढ़ाई वहाँ पर करवाई जाती नेचुरली जब तक आप एक सीए बन रहे हो तो आपको एक उन अपने विषयों की पूरी विस्तार से जानकारी होना वो आपसे वो ज़रूरी है, उसकी requirement रहती है। वो ज़रूरी है। तो सीए फाउंडेशन की हम बात कर रहे थे, उसमें 2 ग्रुप्स रहते हैं जी। सॉरी सीए इंटरमीडिएट में 2 ग्रुप्स रहते हैं। सीए फाउंडेशन के बाद जी हम इंटरमीडिएट में आते हैं। बिल्कुल जी। तो इंटरमीडिएट जो कोर्स है इसके लिए कोई टाइम पीरियड रहता है कि इतने समय में ये पूरा करना पड़ता है, या फिर जब तक एग्ज़ाम क्लियर ना हो फिर तब तक चलता रहता है? हाँ सर, ये देखिए, ये इसको मैं अच्छा कहूँ या क्या कहूँ, लेकिन इसमें कोई टाइम पीरियड नहीं होता है। नहीं है जी। ये बहुत अच्छी बात है एक तरह से। ये हाँ अच्छी बात भी है, लेकिन इसके अपने ही कोई फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। चलो फ़ायदे की बात करते हैं। जी बिल्कुल। एक छात्र जितनी बार चाहे इसका एग्ज़ाम दे सकता है। इसमें कोई लिमिट इसमें नहीं है? कोई अटेम्प्ट्स की लिमिट नहीं है, कोई एज लिमिट नहीं है। जी। आप 50 साल के हो तब भी आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। हाँ, शुरुआत के लिए मिनिमम एज का क्राइटेरिया है, वो 10+2 तो है ही। जी बिल्कुल है ना, तो उसके लिए 17 या 18 साल होना बहुत 17 या 18 साल का लेकिन हायर एज की कोई लिमिट नहीं कोई है। लिमिट नहीं, कोई भी लिमिट। ये एक बहुत अच्छी बात है। ये एक अच्छी बात अगर चाहे तो कोई रिटायरमेंट के बाद भी इस प्रोफेशन में आ सकता है, या फिर किसी भी एज ग्रुप में अगर आप चाहें तो अगर आ सकते हैं। आपके मेहनत करने का जज्बा है तो क्यों नहीं, रिटायरमेंट के बाद भी आ सकता है। और ऐसे एग्जांपल्स हैं हमारे सामने जी जिन्होंने काफ़ी बड़ी उम्र में भी सीए कोर्स शुरू किया है और सक्सेसफुली ख़त्म भी किया है, जी। सीए भी बने हैं वो। तो इंटरमीडिएट कोर्स के बाद जब हम फाइनल कोर्स की तरफ बढ़ते हैं तो फिर सर वो किस देखिए, तरह से इसके बीच में जब हम सीए इंटरमीडिएट कर रहे हैं जी तो मैंने आपको बताया था इसमें 2 ग्रुप्स रहेंगे, बिल्कुल ग्रुप 1 और ग्रुप 2। हाँ जी। हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स में एक आर्टिकलशिप पीरियड भी ज़रूरी होता है जी 3 साल का। वो आर्टिकलशिप पीरियड किसी सीए के पास ही आपको बिताना पड़ेगा एज अ ट्रेनी। वो एक प्रैक्टिकल पर्पज से जो है, हाँ, ताकि थोड़ा आपको प्रैक्टिकल नॉलेज, थोड़ी बुकिश नॉलेज से बाहर रह के रियल वर्ल्ड में भी आओ। वो कम से कम 3 साल ज़रूरी है। 3 साल ही ज़रूरी है। 3 साल ही 3 से ज़्यादा भी नहीं, 3 से कम भी नहीं, 3 साल का ही आर्टिकलशिप पीरियड होता है। और वो आप कब शुरू कर सकते हैं, जब आप अपने दोनों ग्रुप्स में से एक ग्रुप क्लियर कर लेते हैं, जी। तब आप आर्टिकलशिप शुरू कर सकते हैं। तो दोनों में से कोई सा भी ग्रुप दोनों में से शुरुआत कोई- की जा सकती है? जी, दोनों में से कोई सा भी ग्रुप, तो ग्रुप 1 चाहे ग्रुप 2, जब वो दोनों में से कोई भी ग्रुप आपका क्लियर हो जाए तो जी। आप आर्टिकलशिप शुरू कर सकते हैं। जी और उसके बाद आर्टिकलशिप के दौरान ही अगर आप एग्ज़ाम देना चाहें तो दे सकते हैं। जी ग्रुप 2 भी क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद जब इंटरमीडिएट के दोनों ग्रुप्स क्लियर हो जाते हैं जी तब हम फाइनल की तरफ जाते हैं। फिर फाइनल की तरफ जी। बढ़ते हैं। तो जब हम फाइनल कोर्स की तरफ बढ़ते हैं तो उसमें कितने एग्ज़ाम्स होते हैं और किस तरह से वो फाइनल कोर्स की पढ़ाई होती है? देखिए सर, फाइनल कोर्स में भी हमारे 2 ग्रुप्स में विभाजित है हमारा फाइनल का। जी उसमें भी एक ग्रुप 1 है, जी उसमें 4 सब्जेक्ट्स हैं। एक ग्रुप 2 है, उसमें मेरे समय में तो 4 सब्जेक्ट्स होते थे, अब शायद 3 सब्जेक्ट्स हैं। तो ये समय के साथ साथ रिवाइज होते समय के रहते हैं? साथ साथ करिकुलम रिवाइज होता है, क्योंकि देखिए ना सर, जो चीज़ मैं 2014 में सीए क्वालिफाई कर गया था, जी तो जो हमारी डेवलपमेंट्स हैं हमारे प्रोफेशन में, वो उसके साथ साथ तो चलना ही पड़ता है आगे। जी बिल्कुल। तो करिकुलम तो रिवाइज हुआ ही है, तो समय के साथ साथ रिवाइज समय के होता साथ रहता साथ है। रिवाइज हुआ। जी तो वो एक तरह से बेहतरी के लिए होता है, रिवीजन तो जी, हमेशा बिल्कुल बेहतरी जी, के लिए रिवीजन तो बेहतरी के लिए ही होती है। तो अगर हम तीनों कोर्सेज़ की बात करें तो इन तीनों कोर्सेज़ को कंप्लीट करने का कोई टाइम पीरियड रहता है, या फिर ऐसा नहीं है कि किसी भी समय जब तक वो एग्ज़ाम क्लियर ना हो तब तक वो आप एग्ज़ाम देते रह सकते हैं? सर, तीनों ग्रुप्स जो हमारे तीनों लेवल्स हैं, जी इनको कंप्लीट करने का कोई टाइम पीरियड नहीं है। नहीं। साल में 2 बार एग्ज़ाम होते हैं। जी अगर आप मतलब कि किसी के लिए भी फ़ायदेमंद तो तभी होगा अगर वो जल्दी से जल्दी करे, बिल्कुल सही है ना। बात। पर ऐसा कोई टाइम पीरियड नहीं है हमारे प्रोफेशन नहीं। में। उसको चाहे 1 बार में करो चाहे 10 बार में करो, ऐसा है ना कोई एज फैक्टर है ना कोई टाइम फैक्टर है, ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन जितनी जल्दी करेंगे बेहतर यही होगा कि अपने ही लिए फ़ायदा होगा उसमें। सर, अपने फ़ायदे की बात क्या है, देखिए जैसे आप सीए क्वालिफाई कर गए हैं, जी ठीक है जी। अब मान लीजिए आप एक सीए हैं, ठीक है, आपने एक अटेम्प्ट में सीए क्वालिफाई किया है। बिल्कुल। मैं भी एक सीए हूँ, मैंने 5 अटेम्प्ट्स में सीए क्वालिफाई किया। जी
कोई कंपनी आई है XYZ, वो किसको हायर करना चाहेगी पहले? जी बिल्कुल जी, पहले आपको ही हायर बिल्कुल करेगी। किसको अच्छा पैकेज मिलेगा? डेफिनेटली आप ही को मिलेगा। हाँ जी, तो ये फ़र्क पड़ जाता है ये तो इससे। डेफिनेटली हाँ रहता जी। है। तो अब हम करियर की अगर हम बात करें तो करियर की किस तरह से संभावनाएं रहती है सरकारी क्षेत्र में या फिर प्राइवेट क्षेत्र में, जी। निजी क्षेत्र में भी किस किस तरह की संभावनाएं इस क्षेत्र में रहती है? सर देखो, शुरुआत मैं इससे करूँगा कि आप एक बार चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए फिर आप खाली नहीं बैठ पाओगे। ये बात बिल्कुल सही। ठीक है जी। करियर ऑप्शन आपके पास, पहले मैं इसको दो चीज़ों में विभाजित करता हूँ। जी। एक तो CA इन जॉब और CA इन प्रैक्टिस। जी या तो आप जॉब्स की तरफ जा सकते हैं, जिसके लिए जैसे ही हम अपना चार्टर्ड अकाउंटेंसी क्लियर करते हैं बिल्कुल तो हमारी कैंपस प्लेसमेंट भी होती है हो वहाँ। जाती है। तो अलग अलग कंपनीज़ हमारे कैंपस में ही आती हैं, उसका भी एक अलग अलग पोर्टल है, जी तो वहाँ से भी प्लेसमेंट्स होती हैं। और दूसरा ऑप्शन मैंने बताया CA इन प्रैक्टिस। तो जैसे अब पहले बात करते हैं चलो CA इन जॉब्स की। बिल्कुल। तो कोई भी सेक्टर ले लीजिए आप आज की डेट में, जी चाहे वो IT हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे ऑडिटिंग हो, अकाउंटिंग हो, फाइनेंस हो, FMCG हो, जी, हर जगह आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की ज़रूरत पड़ती ज़रूरत है। पड़ती है। और वो क्या क्या रोल्स निभा सकते हैं, जैसे कि वहाँ पे फाइनेंस मैनेजर, फाइनेंस कंट्रोलर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, जी, CFO, तो ये सब रोल्स जो हैं वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को होते हैं। तो एक शुरुआत कौन से लेवल से शुरू होती है किसी भी कंपनी में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की जो है? सर देखिए, शुरुआत तो आपको एक एग्जीक्यूटिव रोल से ही करनी पड़ती जी, है। और हमारी जो एक कोर फील्ड रहती है वो फाइनेंस रहती है। फाइनेंस की रहती है। अब शुरुआत में तो आप एक एग्जीक्यूटिव, शुरुआत में तो आप सीधा CFO तो बिल्कुल किसी भी नहीं हो सकते ना जब जी। तक अनुभव ना हो, जब तक एक्सपीरियंस अनुभव ना हो। हाँ जी। तो बेशक आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं तो बिल्कुल। वो आपको कहीं और कोर्सेज से एक ऊपर लेवल पे ले जाता है, लेकिन सीधा आप CFO तो नहीं बन सकते। नहीं ना बन जी। सकते, ये जी, बात बिल्कुल सही है। हाँ जी। तो वो तो- किस लेवल तक जा सकता है, हायर लेवल? सर इसकी कोई अंत नहीं है, वो तो आपके ऊपर है। आप जितना अनुभव अपने साथ लेके चलते हैं और जितना आप परिश्रम करते हैं जी, उतने ही ऊपर तक जा सकते हैं आप इसमें। तो कंपनी सरकारी हो या प्राइवेट हो, निजी क्षेत्र हो, दोनों जगह पर दोनों अच्छी जगह एक तरह से उनको सैलरी पैकेज मिलता है और करियर की संभावना बहुत अच्छी रहती है। करियर संभावनाएं बहुत अच्छी हैं, सैलरी पैकेज भी अच्छा रहता है। जी, वो समय के साथ बढ़ता भी हो, तो बढ़ता वो भी तो हर क्षेत्र में ऐसा ही वो हर है, क्षेत्र है की ना? बात है। वो तो हर क्षेत्र तो अगर में हम प्राइवेट प्रैक्टिस की बात करें तो वो किस तरह से रह सकती है? ऐसा। देखिए सर, प्राइवेट प्रैक्टिस में जैसे कि एक CA किसी ने कंप्लीट कर ली, ठीक है जी, तो उसके पास एक इंडिविजुअल क्लाइंट से लेके एक कंपनी से लेके एक कॉरपोरेशन से लेके बैंक, सब कुछ वो प्राइवेट प्रैक्टिस में कर सकता है। बिल्कुल कर सकते इसमें डिफरेंट हमारी फील्ड्स हैं, जैसे कि छोटा सा आपको थोड़ा बताता हूँ। जैसे एक फॉरेंसिक ऑडिट है, हैं। जी एक IS ऑडिट होता है, जी, एक टैक्स ऑडिट है, GST ऑडिट है। बिल्कुल ऐसे काफ़ी सारी फील्ड्स हैं जिसमें वो अपनी स्पेशलाइजेशन एक प्राइवेट प्रैक्टिशनर बना सकता है। देखिए, जब एक CA शुरू में CA बनता है तब तो उसको सब कुछ ही करना पड़ता है, क्योंकि स्पेशलाइजेशन होते होते तो जैसे जॉब में टाइम लगता है वैसे ही प्रैक्टिस में भी टाइम लगता है। है। ना, बिल्कुल। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी फील्ड्स हैं। कोई अगर कोर्स के दौरान कोई ऐसी चीज़ होती है कि जिसे स्पेशलाइजेशन किसी एक ही फील्ड में, टैक्सेशन में करना चाहे या फिर कोई बजटिंग में करना चाहे या फिर अकाउंटिंग, ऐसा कोई उस समय ऐसा विषय रहता है कि ऐसी स्पेशलाइजेशन मुझे इसी फील्ड में करनी है? CA प्रोफेशन अपने आप में ही एक स्पेशलाइज्ड क्वालिफिकेशन है। जी, तो इसके अंदर भी एक स्पेशलाइजेशन देखना हो तो फिर एक आपको डिफरेंट ही कोर्स की तरफ ले जाएगा। जी, बिल्कुल। अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहे हैं वो अपने आप में ही एक स्पेशलाइज्ड प्रोफेशन है, बिल्कुल। जी, अगर आप उसमें भी कहेंगे कि इसमें भी मैंने टैक्सेशन देखना है, तो वहाँ पे हमारे पास अलग कोर्सेज हैं जो अवेलेबल हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी से हटके हैं। वो फिर अलग से जी कर जी सकते जी। हैं। तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी में तो एक कंप्लीट, जिसको मतलब कंप्लीट पैकेज, बिल्कुल कि चाहे वो GST हो, चाहे वो कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो, जी, चाहे वो डायरेक्ट टैक्सेशन हो, चाहे इनडायरेक्ट टैक्सेशन हो, जी, उसके बाद आप डिसाइड कीजिए कि आपको किस तरफ स्पेशलाइजेशन बनानी है अपनी। बनानी है। हाँ जी। तो जैसे हमारी युवा साथी हैं, तो अगर वो चाहें तो डिस्टेंस मोड से भी कर सकते हैं या रेगुलर मोड से ही करना पड़ता है? देखिए सर, CA प्रोफेशन सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस मोड से ही होता है। डिस्टेंस मोड जी। CA प्रोफेशन, जैसे मैंने आपको बताया कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया CAs को रेगुलेट और मैनेज करता है, जी, तो स्टूडेंट्स को भी वही मैनेज करता है, जी, जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि MBA के लिए अलग अलग इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया में, कोई इंजीनियरिंग के अलग अलग इंस्टीट्यूट्स हैं। बिल्कुल
सीए करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। उन्हीं के द्वारा सारे ये कोर्स अपना संचालित किए जाते ये हैं। अपना सारा कोर्स संचालित करते हैं, अपने स्टूडेंट्स को मैनेज करते हैं, एग्ज़ाम्स कंडक्ट करते हैं, जी। रिजल्ट्स डिक्लेयर करते हैं। बिल्कुल। और अब तो ये क्लासेस भी प्रोवाइड कराते हैं। जी। पहले तो सिर्फ दिल्ली में इनकी ऑफलाइन क्लासेस होती थी, लेकिन अब इनकी ऑनलाइन क्लासेस भी अवेलेबल है जी। हमारे आईसीएआई की, जो मैंने आपको बताया बोर्ड ऑफ स्टडीज़ के पोर्टल पे हमको मिल जाती है। तो अगर हम बात करें कोर्स की शुरुआत की, कितनी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है? एक अगर कोई लोअर हाँ। नीचे तबके का बच्चा है, वो भी करना चाहता है और वो फ़ीस को क्या वो अफोर्ड कर सकता है? कितनी फ़ीस रहती है इस कोर्स के लिए? सर, ये आपने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा, जी। और ये हमारी एक खासियत है हमारे इस प्रोफेशन की। जी। आज की डेट में आप देखिए, मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से अगर आप एक रेगुलर एमबीए भी करते हैं जी। तो उसकी एवरेज फ़ीस लगभग 5 से 6 लाख रुपए रहती है। बिल्कुल। इतनी जी। ही रहती है ना। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो उसमें जो एवरेज फ़ीस है वो उससे ज़्यादा ही रहती है। इंजीनियरिंग की फ़ीस भी काफ़ी हाई है। अब अगर मैं आपको कहूँ कि जो हमारी फ़ीस स्ट्रक्चर है चार्टर्ड अकाउंटेंसी का, वो लगभग 70-80 हज़ार रुपये है टोटल। जी। अंतिम कोर्स तक, फाइनल कोर्स तक। तो इससे तो ये अगर 4 से 5 साल में सिर्फ 70 से 80 हज़ार रुपये लगाने होते हैं। तो जैसे आपने बताया कि जो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते जो लोग, उनके लिए इससे अच्छा क्या होगा? मतलब इस फील्ड की सबसे बड़ी खासियत ये है कि आप अपना काम भी जारी रख सकते हैं, क्योंकि ये डिस्टेंस मोड पे आप कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं काम भी आप कर रहे होंगे, प्राइवेट प्रैक्टिस भी किसी के साथ कर रहे होंगे, तो ये बहुत अच्छी बात है। एक तरह से आपकी आमदनी भी चलती रहती है और साथ में पढ़ाई भी होती रहती है, और प्रोफेशनल स्किल भी आप गेन कर रहे होते हैं और अनुभव भी ले रहे होते हैं। जी। ये एक बहुत अच्छी बात है। और फिर जैसे आप बात कर रहे थे कि जो लोग इतने फाइनेंशियली इतने अच्छे नहीं होते जी, उनके लिए ये कोर्स कितना फ़ायदेमंद है। मतलब कि कंपैरेटिवली तो बहुत कम है, और बस इसमें मेहनत जी तोड़ चाहिए, और उसके बाद तो फिर अपॉर्चुनिटीज़ का सागर खुला है आपके सामने। एक बार तो अपॉर्चुनिटीज़ की आपने बात की, इंडिया में और फॉरेन में दोनों जगह अपॉर्चुनिटीज़ हैं। देखिए सर, अभी रिसेंटली तो नहीं कहूँगा, रिसेंटली एक कंट्री के साथ हमारा MOU साइन हुआ है आईसीएआई का, लेकिन उससे पहले भी जैसे इंडिया में ICAI है, इंग्लैंड में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ वेल्स एंड इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया में CPA ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा में देखा जाए तो CPA कनाडा है, वहाँ भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं। तो हमारे इंस्टीट्यूट के इनके साथ MOU हैं, जिसको बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। बिल्कुल। तो यहाँ का अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, अगर वो क्वालिफाइड जी, अगर वो बाहर भी अपना कोई करियर बनाना चाहता है, तो कुछ एक एग्ज़ाम बाहर के इंस्टीट्यूट के साथ दे के वो वहाँ पे भी उसको रिकग्निशन मिल सकती है। जी। तो ये एक और अपॉर्चुनिटी है कि जो बाहर भी जाना चाहते हैं तो अपने देश के साथ साथ वो विदेश में भी काम कर सकते हैं। जी। और अच्छी आमदनी कमा सकते हैं। जी। तो अगर हम बात करें CA प्रोफेशन की, इंडिया में ख़ास तौर पर अगर ये जो प्रोफेशन है कोई अपनाना चाहता है शुरुआत से, जैसे हम बात कर रहे थे कि 10th लेवल से 10th, तो क्या कुछ सोचकर मन में रखे? कोई ख़ास विषय की आपने बात की कि ऐसा कोई विषय नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर उसके मन में एक तरह से बेसिक वाली चीज़ की हम बात करें कि कौन कौन से गुण होने चाहिए जो इस प्रोफेशन के लिए बहुत ज़रूरी है? देखिए सर, हार्डवर्क बहुत ज़रूरी है इस प्रोफेशन के लिए। जी। सिर्फ स्टूडेंट लाइफ में नहीं, आगे भी बहुत ज़रूरी है ये। जी। और दूसरा, अब मैं अगर इंटेलिजेंस पे कमेंट करूँगा वो तो बिल्कुल एक गलत बात होगी। जी। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि एक आदमी अगर आज, क्योंकि मैं भी एक बहुत ही एवरेज स्टूडेंट था 12th तक, उसके बाद जब मैंने परिश्रम किया, मेहनत करी, तो आज 2014 में CA भी बन चुका हूँ। आज तो 8 साल हो चुके हैं। तो बस एक डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, डिवोशन, टाइम देना पड़ेगा, और एक बार अगर इस प्रोफेशन में चले गए हो तो बस मेहनत ही आपको बाहर निकाल सकती है। जी। जी। और इसमें कुछ नहीं चाहिए। तो अगर हम बात करें कि CA की जैसे प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपको एक तरह से जब सारे कोर्सेज आपके कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद लाइसेंस मिलता है, तो उस लाइसेंस के बेसिस पे कहीं पर भी आप अपना प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं, किसी भी कंपनी के साथ, किसी बिज़नेस के साथ, या फिर अपने तौर पे अगर कोई शुरू करना चाहता है, क्या कोई इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है? सर देखिए, एक
प्रोफेशन और बिज़नेस में बेसिकली अंतर यही होता है। जी। एक बिज़नेस में आपको कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट ज़रूर करनी पड़ेगी, बिल्कुल, चाहे वो एक छोटी सी दुकान ही या फिर एक बहुत बड़ा मल्टी स्टोर क्यों ना हो, है ना। जहाँ तक हम एक प्रोफेशन की बात करें, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपकी ज़ीरो होती है किसी भी प्रोफेशन। जी। तो इसमें सेवाएं आप प्रोफेशन ऑनलाइन, तो कोई भी हो, एक आपको ऑफिस चाहिए जी, एक आपको लैपटॉप चाहिए, एक आपको इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, और बाकी आपकी नॉलेज है सारी। तो और तो प्रोफेशन में कोई इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत तो नहीं इस होती प्रोफेशन में ऑनलाइन सेवाएं भी दी जा सकती हैं या ऑफलाइन ही देनी पड़ती हैं? है। देखिए सर, अब तो समय के साथ साथ बहुत कुछ बदलाव आ रहे हैं। जी। अब जोग्राफिकल बाउंड्रीज तो बिल्कुल ही हमारी ख़त्म हो चुकी हैं। जी। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमारा जो भी जिसको हम अपनी सर्विसेज दे रहे हैं वो बिल्कुल फेस टू फेस इंटरेक्शन हो उसके साथ। ऐसा कुछ नहीं अब तो हम और ख़ास तौर पे कोविड के टाइम में तो हमने यही सीखा है सबने कि ऑफलाइन काम से ज़्यादा अच्छा ऑनलाइन काम है। ऑनलाइन काम है ना। बहुत तो ज़्यादा आजकल तो समय की तो मांग भी यही घर है बैठे कि एक लैपटॉप समय की मांग शुरू भी कर- यही है कि ऑनलाइन काम किया जाए। और उसमें फिर ज़्यादा अपना एक तरह से ये कह सकते हैं कि दौड़ भाग भी नहीं हाँ, करनी इससे पड़ती है, हमारे समय की बचत भी होती है। समय की बचत भी जी। रहती है। तो एक टर्म आती है कंपनी सेक्रेटरी जी। और सीए, इसमें क्या अंतर रहता है दोनों में? सर देखिए, ये थोड़ा सा टेक्निकल सवाल पूछ लिया आपने, जी। मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है जी। दोनों ही एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस हैं। एक की पेरेंट बॉडी है आईसीएआई, एक की पेरेंट बॉडी है आईसीएसआई। ऐसा दोनों ही प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन हैं। जी। अब कुछ ऐसे काम हैं जो ज़्यादा ही टेक्निकल हैं, जो एक कंपनी से रिलेटेड है, वो एक डेडिकेटेड कर दिए गए हैं ये कंपनी सेक्रेटरीज़ के लिए। जी। ये बहुत ही टेक्निकल काम है। जैसे हमने अपने करिकुलम में जो चीज़ें पढ़ी हैं, उन्होंने उसी चीज़ों को ज़्यादा इलेबोरेशन से पढ़ा है कंपनीज़ के कामों, तो वो एक सोलली उनको दे दिया गया है कि ये आपका एरिया है। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सीएस के पास ही हैं, और जी। कुछ कॉमन चीज़ें भी हो सकती हैं, जैसे ऑडिटिंग सिर्फ हमारा राइट है। ये फिर और आपके पास- जैसे कंपनीज़ के जितने भी काम है वो एक कंपनी सेक्रेटरी का ही काम है, और वो उसमें ज़्यादा प्रोफिशेंट भी होता है, इसमें बोलने में कुछ गलत नहीं है। जी। तो अगर हम एथिक्स की बात करते हैं, जी। इस प्रोफेशन में ख़ास तौर पर किन बातों का ख्याल रखना बहुत ही ज़रूरी है? देखिए सर, जैसे हर प्रोफेशन में होता है, एक कोड ऑफ एथिक्स, एक कोड ऑफ कंडक्ट तो हमारे प्रोफेशन में भी है जी। ना जी। कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे नहीं भी बता सकता हूँ अपने एथिक्स की वजह से ही, जी। है ना जी। एथिक्स एज सच, हमको कुछ भी ऐसा काम जो हमारे प्रोफेशन को डिग्रेड करे, वो हम करने से हमारा प्रोफेशन हमको डिबार करता है। जी। और एज अ प्रोफेशनल भी हमारा यही काम है कि सबसे पहले हम अपने इंस्टीट्यूट को सेफगार्ड करें, ये देखें कि उसका मान कैसे बढ़ेगा। तो बेसिकली एथिक्स उसी लिए है, और इसमें कुछ ऐसा कुछ अलग से नहीं है। अलग से नहीं है। अपने काम के साथ वफादारी, अपने मेहनत से काम करना, और किसी भी ऐसी चीज़ का उल्लंघन ना करना जो कि हमारे प्रिंसिपल्स से बाहर हो, जी। वो फिर एथिक्स में आता है। वही एथिक्स है। वही अब ज़रूरी। बाकी अब एथिक्स के ऊपर जाएंगे तो इसका तो एक अलग से एक सब्जेक्ट है हमारा जी। सीए फाइनल में भी, जी। कोड ऑफ एथिक्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट इन सीए प्रोफेशन। जी। तो वो तो एक अलग से एक सब्जेक्ट ही है। जी। वहाँ पे वो डिटेल्ड में जहाँ समझाया जाता है कि क्या क्या एक सीए कर सकता है, क्या क्या नहीं कर सकता है। क्योंकि कई बार ये देखने में आता है कि ये जो अकाउंट्स का क्षेत्र है या फाइनेंस का जो एक तरह से एरिया है, इसमें टैक्सेशन का जो एक तरह से रोल रहता है, उससे बचने की बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं। तो कहा यह जाता है कि अगर हम सीए की बात करें तो वो सीए एक ऐसा व्यक्ति होता है, एक ऐसा प्रोफेशनल होता है जो किसी भी स्तर तक किसी को भी बचाने की कोशिश कर सकता है, ख़ासतौर पर हम टैक्स की बात करें। क्या ये सही है? देखिए सर, अगर आपने टैक्स की बात करी है जी। तो मैं आपको दो टर्म्स बताना चाहूँगा। एक होती है टैक्स इवेजन, जी। एक होती है टैक्स अवॉइडेंस, जी। एक होती है टैक्स प्लानिंग। जी। ठीक है जी। इन तीनों से ही टैक्स बचता है, बिल्कुल। तीनों से ही टैक्स टैक्स बचता बचता है। है। टैक्स अवॉइडेंस इलीगल है, जी। टैक्स इवेजन गलत है, टैक्स प्लानिंग आपका राइट है। बिल्कुल राइट। जो आप कानून के दायरे के अंदर अपने टैक्स को बचा सकते हैं जी। जिस भी तरह से, सारी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके, जो एक जानकार सीए होगा या जानकार कोई भी व्यक्ति होगा, मतलब टैक्स तो वो भी देख सकता है। बिल्कुल सर। अगर टैक्स प्लानिंग करता है वो, तो उसमें कुछ गलत नहीं है। वो एक सीए का काम है वो एक सीए का काम है। और एडवाइस करना है उनका राइट है। टैक्स इवेजन या टैक्स अवॉइडेंस वो गलत है, वो सरासर गलत है। जी। जी। अगर हम ख़ास तौर पर करियर की संभावनाओं की बात करें इस प्रोफेशन में, और आजकल दूसरे मैनेजमेंट के प्रोफेशन है,
और अगर हम इंजीनियरिंग की बात करें, साइंस के क्षेत्र की बात करें, तो क्या लगता है आपको कि रुझान क्यों इस तरफ ज़्यादा नहीं है, या फिर ये हो सकता है कि उन तक वो नॉलेज अच्छी तरह से ना पहुंच पा रही हो हमारे जो स्टूडेंट्स है, युवा है, या फिर ऐसी क्या लगता है आपको कि करने की ज़रूरत है इस फील्ड में, ताकि युवाओं तक जो है ये बात पहुंचे कि सीए भी ऐसा क्षेत्र है जिसमें वो बुलंदियों को छू सकते हैं? क्या करना चाहिए? सर मुझे तो ऐसा लगता है ही नहीं है कि सीए आज की डेट में कोई किसी को इतना नॉलेज नहीं है कि सीए एज अ प्रोफेशन आप चूज़ कर सकते हो। जी। बस थोड़ा सा, हाँ, थोड़ा सा इसको और इलेबोरेट करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा लोगों को ख़ास तौर पे युवाओं को करियर गाइडेंस की ज़रूरत है जी। कि एक सीए एज ए प्रोफेशन आप ले सकते हैं। जी। क्योंकि जैसे हमने अभी इसके और भी काफ़ी फ़ायदे बताए एक सीए प्रोफेशन के। जी। इसमें आपके पास एंडलेस करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जी। इसमें जो आपकी एजुकेशन इन्वेस्टमेंट है वो बहुत लो है। जी। और जहाँ तक मेरा मानना है ये बाकी किसी भी करियर से काफ़ी अच्छा है। जी। बाकी तो हर करियर के अपने फ़ायदे हैं, मैं किसी करियर के ऊपर नहीं बोलना चाहूँगा। जी, बिल्कुल। मैं सिर्फ अपने करियर की वो बताना चाहूँगा कि इसमें क्या क्या अच्छाइयाँ हैं। जी। हर करियर अच्छा है, सीए का करियर और बहुत अच्छा है। ये डिपेंड करता है कि आपका जो है एक तरह से किस ओर झुकाव है। जी। और अगर हम अपने बच्चों को और अपने जो जितने भी हमारे दर्शक हैं और युवा साथी हैं, ये अगर पहले से मन में ठान ले कि हम ऐसे एक तरह से ब्लू कॉलर जॉब, वाइट कॉलर जॉब बहुत ज़्यादा एक तरह से आज के समय में सुनने में आता है कि इस तरह की जॉब हमने करनी है, वहाँ पे इस तरह की सैलरी मिलेगी। क्योंकि सीए का इस तरह का प्रोफेशन रहता है कि ज़्यादातर लोगों को एक तरह मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और इस तरह से संबंधित रहता है, तो उनके मन में कहीं ना कहीं शंका रहती है कि क्या होगा अगर हम अकाउंट्स नहीं कर पाएंगे। मन तो है करने का लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसा कुछ उनके मन में क्या कुछ डर होना चाहिए कि वो आगे नहीं कर पाएंगे? सर देखिए, एक बड़ी सिंपल सी बात है। इस दुनिया में आसान क्या है? जी बिल्कुल। क्या है कुछ आसान? ऐसा तो नहीं है। जब कुछ भी आसान नहीं है तो सीए भी आसान नहीं है। सब कुछ मेहनत करके ही कुछ भी आपको चाहिए तो मेहनत करके ही मिलेगा। जी बिल्कुल। चाहे वो सीए प्रोफेशन हो, चाहे वो कोई और प्रोफेशन हो। बिल्कुल। तो हाँ, जैसे पहले भी हम इस पे चर्चा कर चुके हैं कि एक आप में बेसिक क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, एक मन में आपकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, जो मैंने बताया कि डिटर्मिनेशन, हार्डवर्क, विल पावर, डेडिकेशन, डिवोशन होना बहुत डिवोशन। अगर ये सब आप में है तो मुश्किल क्या है। बहुत अच्छी बात है। क्या संदेश देना चाहेंगे युवा साथियों को अपनी तरफ से? देखिए, संदेश मैं यही देना चाहूँगा कि अगर अपने प्रोफेशन की बात करूँ तो ये काफ़ी एक लुक्रेटिव प्रोफेशन है। और इससे आप एक सीए का काम सिर्फ अपने क्लाइंट को एडवाइस करना ही नहीं होता, एक नेशन बिल्डिंग में भी एक बहुत बड़ा हाथ होता है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का। बिल्कुल। तो आइए इस प्रोफेशन को जानिए और इस प्रोफेशन में सीए प्रोफेशन अपनाइए और देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दीजिए। जी। शालीन सूद जी, आपने सीए प्रोफेशन के बारे में आज हमारे दर्शकों को बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की इस जानकारी से आप ज़रूर लाभान्वित हुए होंगे। कार्यक्रम मंजिल के आज के इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक में एक नए विषय के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।